कैसा बीतेगा आपका दिन, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। देखिए ज्योतिष लाइव रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ मौर्य पर। दहकते मुद्दे हों या सुलगते जज्बात, राहुल की हत्या ने शहर की विधि व्यवस्था की पोल खोल दी। आम समस्या हो या अंदर की बात, हम निकालते हैं खबर, दिन हो या रात, झारखंड के चप्पे चप्पे की खबर। झारखंड रिपोर्टर रोज रात 7:30 बजे और सुबह 8:30 बजे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रणब मुखर्जी के होटल के पास बम विस्फोट, ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं। बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं राष्ट्रपति। हैदराबाद बम ब्लास्ट का आरोपी मंजर इमाम रांची के कांके से गिरफ्तार, कोर्ट ने 5 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर किया एर्नाकुलम पुलिस के हवाले। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों को नियमित करने की उठाई मांग। महाराष्ट्र में बिहारी छात्रों की पिटाई पर सूबे में आक्रोश, सभी राजनीतिक दलों ने जताया विरोध। नीतीश ने कहा मनसे का प्रचारी हथकंडा है ये। बिहार में पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली, ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी। और हैदराबाद टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, 503 रनों पर पहली पारी समाप्त। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 2 विकेट पर 74 रन। नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। चक्रव्यूह राजनीति के रण के साथ मैं हूं नवेंदु। सैलाइन और रक्त की बोतलों में कैद जिंदगी, रोग मुक्त किंतु बेहोश काया में बूंद बूंद टपकती रहती है इमरजेंसी। सहसा मुख्य द्वार पर ठिठके हुए मौसम और तमाम चुपचाप हवाएं एक साथ, मुख और प्रसन्न शुभकामना के स्वर, इमरजेंसी। सेलेलाइन और रक्त की बोतलों में कैद जिंदगी, फणीश्वरनाथ रेणु की ये कविता जो इमरजेंसी के दौरान उन्होंने खुद लिखी थी। और आज रेणु याद आ रहे हैं। रेणु इसलिए याद आ रहे हैं नहीं कि आज उनकी जयंती है, रेणु इसलिए भी याद आ रहे हैं कि जो सेलेलाइन और रक्त की बोतलों में कैद जिंदगी है जिसके प्रति रेणु ने चिंता जाहिर की, वो जिंदगी क्या उस कैद से आजाद हो पाई। तो रेणु जयंती पर आज चक्रव्यूह खास है और इस चक्रव्यूह में आज मारे गए गुलफाम। हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की आज जयंती है। 4 मार्च 1921 को बिहार के फारबिसगंज के औराही हिंगना में जन्मे फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में बिहार की दशा को जस का तस रख दिया था। उस वक्त का जात पात, भेदभाव, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन रेणु की रचनाओं में डॉक्यूमेंटेड है। बिहार की इस तस्वीर को बदलना चाहते थे रेणु, इसलिए उन्होंने समाजवाद का दामन थामा, राजनीति की राह पर भी गए। आज बिहार रेणु के सपने के कितने करीब है। रेणु की भाषा में कहें तो क्या गुलफाम की हालत पहले से बेहतर हुई है? तो चक्रव्यूह में आज टटोलने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे मारे गए गुलफाम।
तो मारे गए गुलफाम। और आज इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम परिचय कराते चलते हैं। हमारे साथ हैं फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र और विधायक पद्म पराग वेणु। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध साहित्यकार और राजनेता प्रेम कुमार मणि। हमारे साथ हैं अनंत, जो मॉडरेटर हैं फणीश्वररेणु.com के और रेणु पर जिन्होंने काफ़ी गहन शोध भी किया है। साथ साथ हम कोशिश करेंगे एक और मेहमान को जोड़ने की, रणजीव को जोड़ेंगे, जो मैला आंचल, जो कोसी अंचल से आते हैं और जो वहाँ के सच को शायद रेणु के उस दर्पण में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं चक्रव्यूह की तरफ और लेते हैं एक रिपोर्ट। कोसी का दंश हो या सीमांचल का सामाजिक पिछड़ापन, रेणु की रचनाओं में बिहार का सच यथार्थपूर्ण तरीके से उभरा। रेणु का बिहार की स्थिति आज कितनी बेहतर हुई है, रेणु की जयंती पर क्या नहीं सोचा जाना चाहिए? अपने पहले उपन्यास मैला आंचल से ही हिंदी साहित्य जगत में अलग पहचान बनाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु सिर्फ एक साहित्यकार नहीं थे, सामाजिक राजनीतिक लीडर थे, दूरदृष्टा थे। बिहार के सीमांचल की सच्चाई उकेरते हुए उन्होंने मैला आंचल के बारे में कहा था, इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। जिन सच्चाइयों से दामन बचाकर नहीं निकल पाए थे रेणु, क्या बिहार निकल पाया है? परती परिकथा में भूमि की समस्या का मसला उठाया। डायन कोसी नाम के कथा रिपोर्टाज में कोसी का दंश सामने रखा, उस वक्त जब कोसी बराज का काम नया नया शुरू ही हुआ था। कोसी आज भी बहा ले जाती है इलाके में रहने वालों के सपने। सरकारें नाकाम होती रही हैं। लगता है रेणु के गुलफाम की नियति मारे जाने की ही लिखी है। आखिर क्यों मैला आंचल का एक पात्र कहता है कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। और रेणु सिर्फ कागजी बातें करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने देश और बिहार के लिए जो सपने देखे, उनको साकार करने के लिए अगड़ी पंक्ति में खड़े होने की कुव्वत रखी। चाहे 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल जाने की बात हो या इमरजेंसी के दौरान जेपी के साथ संपूर्ण क्रांति में कूद पड़ने की। जब पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलनकारियों पर सरकारी लाठियां बरसी थीं, तो विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि लौटा दी थी। समाजवादी सोच, समाजवादी नेता। अपने अंतिम समय में भी वो जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। आने वाले समय में जेपी के राजनीतिक वंशजों को बिहार की कमान मिली जरूर, लेकिन गुलफाम की तबीयत बहुत सुधरी हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक दूरदृष्टि रेणु में कमाल की थी। राजनीति में यादवी उत्थान की बात उन्होंने बहुत पहले कही थी, जो 90 के दशक में सच भी हुई। सब होता रहा, सीमांचल वही है, कोसी का अंचल वही है, बिहार का आंचल जैसे अब भी मैला है, गुलफाम अब भी मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मॉब। रचनाकार रेणु, राजनीति की सोच समझ रखने वाले रेणु और राजनीतिक कार्यकर्ता रेणु, रेणु का मैला आंचल क्या
आज भी मैला है। हम चर्चा करेंगे, इसके पहले लेते हैं आज का सवाल। चक्रव्यूह में हम रोज दिन सवाल पूछते हैं और आज का सवाल भी है जिसका जवाब आपको लिख भेजना है। तो चक्रव्यूह में आज का हमारा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ सवाल, नोट करें। रेणु की रचनाओं का पिछड़ा और जातिवाद से ग्रसित बिहार क्या आज आगे बढ़ पाया है? सीधा सवाल, रेणु की रचनाओं का पिछड़ा और जातिवाद से ग्रसित बिहार क्या आज आगे बढ़ पाया है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं, हां या नहीं में। और हां या नहीं दो विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प लिखें और एसएमएस करें हमें इस नंबर पर 9386776655 9386776655। तो आपके जवाब का हमें रहेगा इंतजार। आपके जवाब से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेणु का मैला आंचल कितना साफ हुआ या फिर आज भी मैला है। हम सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। हमारे साथ हैं प्रेम कुमार मणि, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, राजनेता है, साहित्य राजनीति दोनों की समझ रखते हैं। मणि जी, सीधा सवाल यह भी कि मैला आंचल क्या आज भी लग रहा है कि रेणु का जो आंचल है वो बिहार के नज़रिए से देखें तो मैला ही दिखता है या फिर उसमें स्वच्छता आई है? स्वच्छता आई है तो किस हद तक आई है, कितना प्रतिशत आई है, या फिर जो बुनियादी सवाल थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं जो रेणु ने अपनी रचनाओं में उठाया था? बिहार जरूर बदला है, या मैं नहीं कह सकता कि 54 में जो बिहार था आज भी वही है, लेकिन जो आगे आपने बात रखी कि वह जो बुनियादी सवाल हैं क्या आज भी वही हैं, तो हाँ, मैं कहूँगा कि आज भी वही हैं जो 1954 में रेणु को दिखे थे। एक चीज़ जो मैला अंचल को समझते हुए मैंने जो पढ़ते हुए मैंने जो समझा, हमारे देश में और पूरी दुनिया में भारत पर जब भी विचार होता था तो लोग कहते थे कि यह जो गांव हैं जी, और वह पूरब की जो निरंकुशता है, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो मार्क्स ने लिखा था 1850 के दशक में कुछ लेख भारत पर लिखे थे, तो कहा कि यह जो गांव हैं, जो काव्यमयी ग्रामीण बस्तियां हैं, यह पूरब की निरंकुशता के यही आधार हैं और जात पात पिछड़ापन वगैरह वगैरह सारा कुछ है इसी के कारण है। एक दूसरा आज़ादी के आंदोलन में हमने गांधी के नेतृत्व में जो देखा, वो बार बार वो गांवों पर जोर दे रहे थे, गांव का स्वराज और गांव में एक विकास वगैरह वगैरह। एक गांव की ओर से वह चाहते थे कि गांव की आज़ादी का मतलब होगा भारत की आज़ादी। रेणु में जो दिखता है तो वह पहली बार वो मार्क्सवादियों से अलग जाकर उन्होंने एक बड़ी कोशिश की कि उन्होंने कहा कि यह जो जनतंत्र हमारे यहाँ स्थापित हुआ है, जो 26 जनवरी 1950 को जिस जनतंत्र को हमने अपने संविधान में अंगीभूत किया था, जो जिसे स्वीकारा था हमने, और 52 में जो पहला चुनाव हुआ आज़ादी के बाद जिस जनतंत्र को हमने स्वीकारा था, वह जनतंत्र क्या गांवों से होकर गुजरेगा या केवल शहरों तक सीमित रहेगा? यह एक बड़ा सवाल मैला अंचल में उन्होंने उठाया रेणु जी ने। और इसलिए मैं देखता हूं कि वह रेणु के पात्र एक जद्दोजहद कर रहे होते हैं, जनतंत्र के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। और आप देखिएगा कि वहां दो तरह के पात्र हैं। एक वे पात्र जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, और दूसरे वे पात्र जो आजादी के बाद उभरे, जैसे कालीचरण, वो समाजवादी कार्यकर्ता है और वह उसका कालीचरण का पूरा उसका पूरा व्यक्तित्व जो है वह समाजवादी कार्यकर्ता की तरह के रूप में उभरा है। और वह क्या सोचता है, अब वह आप देखिए कि एक तरफ संघर्ष कर रही है वह लक्ष्मी कोठारिन है जी, दूसरी तरफ एक संघर्ष कर रहे हैं बामन दास हैं, फिर और भी दूसरे जो छोटे छोटे पात्र हैं वह अपने विचित्र तरह के संघर्ष में है। और लगता नहीं है, बार बार मैं सोचता हूं कि वह क्या केवल एक आंचलिकता को, जिसको लोगों ने बाद में कहा कि आंचलिकता ही उनका सब कुछ है, केंद्र है, नहीं, वह रेणु आंचलिकता को ज्यादा महिमा मंडित एक शिल्प था केवल, लेकिन वह शिल्प में ही इतना शामिल कर दिया, लोगों ने उनके विचार तत्वों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी राजनीति की तरफ ध्यान नहीं दिया। रेणु एक बड़ी बात कहते हैं और वह कहते हैं कि हम जो जनतंत्र
स्थापित करने जा रहे हैं वह गांवों से होकर गुजरेगा कि शहरों से होकर गुजरेगा। और यह लड़ाई आज भी है, बुनियादी लड़ाई है। ये बुनियादी लड़ाई आज भी हमारे साथ हैं फणीश्वर रेणु.com के मॉडरेटर हैं अनंत स्वतंत्र पत्रकार हैं, शोधार्थी हैं। अनंत जी, आपने पूरे जो रेणु को लेकर के जो शोध किया, और एक तरह से जो हमारा आज का सीधा चक्रव्यूह में सवाल है कि मारे गए गुलफाम, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मैला आंचल की रचना रेणु ने क्यों की और किन परिस्थितियों में की। देश की आज़ादी के बाद उन्हें लगता है कि जो स्थिति आज़ादी के पहले थी वही स्थिति जस का तस है, वही सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां आज बरकरार है। वो कांग्रेस से मोह भंग के कारण रेणु मैला आंचल की रचना करते हैं। आप उसमें देखेंगे कि वहां की सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कारणों को वो उभारते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैला आंचल सिर्फ एक आंचलिक उपन्यास नहीं है, सामाजिक राजनीतिक भविष्यवाणियों का यह दस्तावेज है। जी, मैला आंचल पर ही सिर्फ फोकस न करें। रेणु एज ए होल एक रचनाकार, रेणु एक संपूर्णता में एक राजनीतिक कार्यकर्ता, तो ये पूरे आप किस तौर पर उन्हें कहेंगे कि आज भी रेणु के सवाल जिंदा हैं, या आज भी रेणु ने जिन सवालों को देखा था तब के समय में, उस समय का नजरिया और आज के सवाल, वो कहां एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर कहां तक उनसे निजात मिली समाज को? नहीं, अब ये देखना होगा कि रेणु जिन राजनीति में वो चाहते थे कि सामाजिक समरसता हो, यहाँ कोई अगड़े पिछड़ों की भेदभाव न रहे, लेकिन उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसका वो चित्रण करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि बिहार की राजनीति में एक जातीय उभार आता है। आप इसको कह सकते हैं कि सोशली जो है बैकवर्ड, एक अपराइजिंग होता है, एक अपराइजिंग होता है, जो कि मैला आंचल में भी है। मैला आंचल में कालीचरण जो है जाति से वो यादव है। आप उसके राइजिंग को देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में आप यादवी राजनीति को भी देख सकते हैं। एक जो इसमें जो रेणु जो अहम सवाल उठाते हैं कि मैला आंचल के कालीचरण के माध्यम से, कि कालीचरण गांव का जो है कि कोई सीधा साधा कार्यकर्ता नहीं है, वह जो है दबंगों के प्रति जो है वो लाठी उठाने की ताकत रखता है। तो आप 90 के बाद की जो स्थिति है, या जो आजादी के बाद जो यहाँ सामंतवाद था, उसको जो ध्वस्त करने में जो स्थितियां यहाँ काम की हैं, वो सोशली जो यहाँ संघर्ष हुआ है, तो रेणु के मैला आंचल में दिखता है। लेकिन ये जो है कि स्थितियां बहुत कुछ अभी बनी हुई है। ये सिर्फ राजनीति में इनकी हिस्सेदारी हो जाने से समाज जो है इक्विलिब्रियम के स्थिति में आएगा, ऐसा अभी नहीं लगता है। यानी राजनीति की जो धुरी जो रेणु ने जिसे जाति के तौर पर देखी, जो उस समय अपने पूरे रचना संसार में जो एक तरह से कहें कि धर्म के तौर पर भी देखी, वो धुरियां बाद में जाके वही राजनीति के नियामक बनती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं जो आगे बिहार की राजनीति या देश की राजनीति, जो पूरे प्रेम कुमार मणि कह रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि रेणु की इस राजनीतिक सोच के साथ साथ अगर बात करें तो इस सोच में आखिर वो कौन सा संस्कार घुला हुआ था, वो कौन सी सामाजिक सोच थी, जरा इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। रेणु की सोच में समाजवाद किस कदर घुला मिला था, ये एक सवाल बार बार आ जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी और पोती का नाम वहीदा और शबाना रखा था। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जो जाति धर्म की बंदिशों से बाहर हो। रेणु हिंदी साहित्य आकाश का वो सितारा जिसने अपनी रचनाओं में आंचलिकता की मिठास को उसकी मौलिकता के साथ रचा। रेणु को समाजवाद भाता था। वो जेपी के संपूर्ण क्रांति में बढ़ चढ़कर शामिल रहे। विचारों से समाजवादी रेणु को अंग्रेजों की अधीनता सालती तो देश में फैली सांप्रदायिकता कचोटती। शायद इसी कचोट ने रेणु के मन को बेचैन कर दिया।
उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम करने की शुरुआत अपने घर से ही कर दी। छोटी बहन का नाम वहीदा है। वहीदा रखने जैसे हम लोग बड़े हुए तो होता था कि ये वहीदा, बहुत लोग कहते थे मुस्लिम नाम रखे हैं, रेणु जी मुस्लिम नाम। बाबूजी का नाम था कि अरे मुस्लिम नाम क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। रेणु अपनी रचना मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम की नायिका वहीदा रहमान से बेहद प्रभावित रही। बाबा ये तो परी है। परी? कहाँ है परी? जी? अरे क्या समझ रखा है, गोरे की लड़की है क्या? सबसे छोटी बेटी शायद इतनी बड़ी ही रही होगी जब रेणु ने उसका नाम वहीदा रखा। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली पोती का नाम शबाना रखा। इतना ही नहीं, दूसरी पोती का नाम भी जरीना रखा। तीसरी कसम फिल्म जिस दिन रिलीज हुआ था और उस दिन मेरी छोटी फुआ का जन्म लिया था, उसका नाम रह गया था वहीदा, क्योंकि उसमें हीरोइन वहीदा रहमान थी और उसके आधार से वहीदा रहेगी फुआ जी का नाम। और दूसरी बात, उसके बाद हमारे घर में हमारी सबसे बड़ी बहन आई, उसके नाम रखा गया शबाना। रेणु की कलम से निकला हर अक्षर अपनी कहानी आप कहता है। तो रेणु का जीवन भी समाजवाद की जुबान बन गई है। जाति धर्म की बंदिशों से बाहर रेणु ने एक ऐसे समाज को साकार करना चाहा जहां सामुदायिक सोच की कोई जगह नहीं हो। रेणु की होली को लोग आज भी बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। यह जोगिड़ा और ये होली जो है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखे थे। उस टाइम में भी हम लोग गाते थे यही ढंग से, आज भी उसी ढंग से गा रहे हैं। रेणु के गांव औराही हिंगना के लोगों को याद है वो नजारा जब रेणु होली खेलने की शुरुआत तो हिंदू टोले से करते, लेकिन समापन मुस्लिम टोले के किसी दरवाजे पर करते। धूमधाम से है रे होली, बढ़िया से वो करवावे रे होली और देखे रे खुद ही ढोलक बजावे रहे, हारमोनिया बजावे रहे। यहाँ से गते बजते हुए मुस्लिम टोला बगल में छे, वहाँ भी जे रहे गावे बजावे, वो सब आवी के यहाँ पहुँचे रहे, वो सब गावे बजावे रहे खूब अच्छा से, खूब मजा आवे रहे। ई टाइम में वो रंग नहीं छे, अब होली कमजोर पड़ी गई है। रेणु की रचनाओं में उनके औराही हिंगना के कई पात्र रचते बसते हैं। ऐसे कई आज भी जीवित हैं जो उनके कथा संसार के किरदार भी बने। उनकी यादों में रेणु आज भी जिंदा है, साथ ही जिंदा है रेणु के विचार भी। देश आजाद हुआ था तभी से ही नारा लगाता था, भैया हमको नारा लगा था मेरा भाई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई। दरअसल खुद में ही समाजवाद की प्रयोगशाला थे रेणु। रेणु ने जो भी रचा उससे पहले उसको समझा। रेणु को पता था कि आने वाले समय में जमात की राजनीति पर जात और धर्म की राजनीति हावी होगी। शायद यही वजह होगी कि रेणु ने सामाजिक समरसता की बुनियाद को सबसे पहले अपने घर में ही मजबूत करना चाहा। अपनी ही बेटी को वहीदा की पहचान देने की समझ शायद उसी का नतीजा रही होगी। तो रेणु की राजनीति और रेणु की सोच। हमारे साथ रेणु के पुत्र हैं पद्म पराग राय वेणु। आप खुद एक विधायक हैं, राजनीति की सोच रखते हैं।
लगता है कि आपको कि आज की राजनीति में ऐसा रचनाकार है, यानी राजनीति करने वाले लोगों की बात मैं करूं कि जो रेणु की बात करें तो जो होली की शुरुआत हिंदू टोले से करता है और उसका समापन जो है मुस्लिम टोले में जाकर करता है, जो अपनी बेटी का नाम वहीदा रखता है, अपनी पोती का नाम शबाना रखता है, ऐसा रचनाकार राजनीति में इन दिनों है या राजनीति से गायब है? रेणु किस राजनीति की बात सोचते थे? खोजने पर भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। और अगर आज हम कहीं होली खेलने मुस्लिम गांव से ले जाते हैं तो वोट की राजनीति करते हैं, स्पष्ट मेरा बोलना है जी। और पिताजी जो किए वो किसी वोट की राजनीति नहीं किए, वोट की राजनीति नहीं किए, वो किए कि अंग्रेज के बाद, वैसे बोलते थे कि एक अंग्रेज आ गया है जी, समाज फिर से न टूट जाए न बिखर जाए, इसके लिए वो हिंदू मुस्लिम एकता का नारा सब दिन दिए। और ये सही है कि वो होली में फरजन मियाँ के गांव जाके बगल में जी अपने से ढोलक लेके मृदंग लेके गाते बजाते दरवाजे पर आते थे। और मुहर्रम में भी फरजन मियाँ पहले मेरे गांव आते थे, मेरे दरवाजे पर आते थे, और यहाँ से फिर बाबूजी सबको लेके अपने गांव जाते थे। प्रेम कुमार मणि ने एक बात कही कि वो कई बार जो उनकी सोच थी या प्रयोग उनका था, जो हम अपनी स्टोरी में भी बता रहे थे कि खुद अपने आप में एक प्रयोगशाला थे। जी। तो वो मार्क्सवादी जो लोग हैं या मार्क्सवाद का जो चिंतन है उससे भी थोड़ा सा अलग हटके फिर वो एक कहें कि इंडियन मॉड्यूल उस तर्ज पर भी वामपंथ को भी सोचते थे, समाजवाद को भी देखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक रचनाकार जो आंदोलनकारी था, एक रचनाकार जो पूरी तरह से एक्टिविस्ट था। और अंत तक जो जिक्र आता है कि जब उनकी मृत्यु होती है उस समय शायद वो चुनाव का रिजल्ट आने वाला था और उन्होंने कहा था अपने, शायद आप जानते होंगे जी जी। कि क्या काउंटिंग की क्या पोजीशन है जरा बताना, लेकिन उनकी जान चली गई। ये वह खबर सुन करके ही हॉस्पिटल में गए थे। वह जब उन्होंने जनता पार्टी की जीत हो गई थी उसके बाद वो एडमिट हुए थे, और वह उसके लिए काफ़ी उत्सुक थे। उसमें एक आध दो दिन की देरी उन्होंने की थी, चूंकि रिजल्ट के लिए ही, जो मैं जानता हूं, मैं उस समय था तो इनको भी ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन वह बिल्कुल, मैं समझता हूं कि रिजल्ट शायद 22 मार्च वगैरह को 1977 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई है 11 अप्रैल 77 को। चलिए, उस परिवर्तन के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, पद्म पराग राय वेणु। एक सवाल के साथ अभी ब्रेक पर हम जाएंगे, वो सवाल कि रेणु ने जिस परिवर्तन की चाह की थी, रेणु जिस परिवर्तन के लिए लड़े थे, जिसको उन्होंने अपने रचनाओं में भी जिसका ताना बाना बुना, आपको लगता है कि आज 2013 की बात अगर हम करें तो वह राजनीतिक परिवर्तन, वह सामाजिक परिवर्तन वह हो पाया है, या कितना हद तक हो पाया है? अगर परसेंटेज में बात करें, सीधा सवाल। देखिए, कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ न कुछ हुआ है। बिहार की गाड़ी, चाहे वो जातिवाद हो, समाजवाद हो, धर्मवाद हो, तो आगे बढ़ा है। आपसी समरसता में भी सुधार है अभी। लेकिन ये समरसता, जो आपने एक बात कही कि अब होली भी अगर खेलते हैं मुस्लिम टोले में जाके तो उसको भी वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। नजरिया अब पूरा जो है एक वोट का आ गया है, वो भावना, वह मिजाज नहीं रहा जो रेणु में था। देखिए, रेणु में जो मिजाज था वो तो अब है नहीं। लेकिन बताए हम ना कि अगर हम वहां जाते हैं होली खेलने तो वो वोट बैंक की राजनीति है। तो इस बहाने भी थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वो जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। चलिए, 1954 और अब 2013 दौर बदला। एक बात यह है कि अब जो पूरा
वोट बैंक है, वोट बैंक का गणित जो है वो राजनीति की मुख्य सोच हो गई है। रेणु की सोच में वह सामाजिक समरसता की सोच थी, रेणु की सोच में शायद वो सामाजिक बदलाव की सोच थी। आखिर रेणु को आज के दिन याद करने का क्या यही मकसद हो सकता है? लेकिन इस याद में भी फिर वही सवाल कि क्या मारे गए गुलफाम? बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, चर्चा जारी रहेगी चक्रव्यूह राजनीति के रण में। और ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ रणजीव हैं, हमारे साथ नए पैनलिस्ट हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोसी के अंचल में आखिर क्या कुछ मैला है, क्या कुछ साफ है। बने रहिए हमारे साथ। नीतू, लंच बॉक्स वहीं पर।